गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएम कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 5, जो हमारी आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आखिरी क्लास होने वाली है। पिछली 4 क्लासों में हमने कई चीजें डिस्कस करी, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से बैकग्राउंड था, और हम अब जो पढ़ रहे वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में हमने 5 कंट्रियों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें से हमने भारत के संविधान में कुछ ना कुछ ऐड किया। जो हमारी कुछ कंट्रियां रह गई उसको आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास समझ आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्लासें मैं आपके सामने लाता रहूं, जो आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास नंबर 5 में, और सबसे पहले आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रशिया, या हम कहें यूएसएसआर। अब कई सारे बच्चे सोचते हैं यूएसएसआर और रशिया क्या है, तो पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यूएसएसआर 1917 की क्रांति के बाद, यानी कि रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, और पूरा एक ग्रुप बना यूएसएसआर के नाम से, जो आगे चलकर लगभग 1991 में कोलैप्स हो गया। और ये कोलैप्स होने के बाद लगभग 15 कंट्रियों के अंदर डिवाइड हो गया। तो इनके 15 कंट्री बनी, जिनमें एक कंट्री लीड करने के लिए रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें कई सारे कंट्रीज में थी 15: रूस, बेलारूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, अजरबैजान। तो हम ऐसे 15 देश थे जो धीरे धीरे कर आपस में बढ़ गए 1991 के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें अडॉप्ट की। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान में किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई हमने इसको लिया यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात आती है कि इसको ऐड कब किया गया। इसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान में शामिल किया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत का संविधान सन 1950 को लागू हो गया, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी 1976 में, यानी कि लगभग आजादी के और कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के लगभग 26 साल बाद भारत के संविधान में इसको जोड़ा गया। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जो देश का संविधान बनाया जा रहा है उसमें देश के सभी नागरिक अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरी तरीके से करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, जिसकी आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जरूरत पड़ी, और इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया भारत के संविधान के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं 10 ड्यूटीज इन्वॉल्व कर दी गई, और आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 ये हुआ 2002 के अंदर। और इस 2002 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक में एक और ड्यूटी जोड़ दी गई, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई। और ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज थी हर गार्जियन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए, क्योंकि राज्य केवल स्कूल प्रोवाइड कर सकता है एजुकेशन को इनहेंस करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ गार्जियन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल जरूर भेजे, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए। और ये हम देखते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में। अब कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के कौन से भाग में है। तो हम अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट 4 ए में, और आर्टिकल की बात करूं मैं आर्टिकल 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल, यानी कि हम देखते हैं कि जो आइडियल से जस्टिस के प्रीएम्बल में जोड़े गए, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल से, यानी कि भारत के संविधान की अगर हम प्रस्तावना देखें तो इसमें कुछ वर्ड जोड़े गए, और ये जो वर्ड लिए गए हैं ये भी हमने लिए हैं रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या के वर्ड जोड़े गए? सोशल, यानी कि समाज में हर व्यक्ति बराबर है, ठीक है, और हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, वंश का हो,
सभी को आर्थिक क्षेत्र में भी उभरने का पूरा मौका है और राजनीति में भी आने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। और ये जो प्रोविजन लिया हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आगे चल के देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा गया कि 5 ईयर प्लान कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो हम देखते हैं कि ये जो प्रोविजन है ये लिया गया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन या जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया गया है। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि आपात उपबंध या आपातकालीन शक्तियां भी कह सकते हैं। तो आपात उपबंध का जो प्रोविजन है ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। अब इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 इमरजेंसी पावर होती है। एक आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी होती है और आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल होता है और आर्टिकल 360 में हम देखते हैं ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि इमरजेंसी के जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 350 में, और इस आर्टिकल यानी कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो इस समय सारे फंडामेंटल राइट यानी कि जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वह सभी के सभी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट का कोई भी औचित्य, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रोविजन। लेकिन फिर भी 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में भी लोगों को मिलते हैं। ये है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 के अंदर क्या गया है, आर्टिकल 20 के अंदर क्या गया है, सेल्फ इंक्रीमेशन प्रोहिबिटेड, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ जबरदस्ती गवाही देने का अधिकार नहीं है। यानी कि किसी को भी हम क्रिमिनल को मारे पीटे उसको प्रूफ करवाएं कि भाई तुमने क्राइम किया है, ये सरासर गलत है, ऐसा आर्टिकल 20 कहता है, जो राइट टू फ्रीडम को बताता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। और दूसरा देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से डिप्राइव नहीं किया जा सकता सिवाय कानून के, यानी कि अगर कोई कानून बनता है और उस कानून के थ्रू किसी भी नागरिक का स्वतंत्रता का हनन होता है तो उस कंडीशन में पॉसिबल है, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। ये प्रोविजन हम देखते हैं कि फंडामेंटल यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन में भी जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 रिमेनिंग मतलब लगातार बने रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल इमरजेंसी। ये हमने डिस्कस कर लिया भाई, इसमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका भी सस्पेंशन हो जाता है सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। नेक्स्ट देखते हैं हम कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि हमने देखा भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग हमने देखा कि फेडरेशन सिस्टम है या फेडरल सिस्टम है। और ये फेडरल सिस्टम जो है हमने देखा कि हमने लिया है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और फेडरेशन के अंदर राजा जो पावर है यानी कि ज्यादा जो शक्ति है वो सेंटर के पास है। तो ये प्रोविजन हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि रेजिडुअरी पावर वेस्टेड इन सेंटर, यानी कि जितनी भी अपशिष्ट शक्तियां हैं इसके अंदर, यानी कि अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती है। जितनी भी अपशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिडुअरी पावर का मतलब ये आर्टिकल 248 के अंदर मेंशन है। और इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी इंटरनेशनल मैटर होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, तो इसमें सेंटर यानी कि केंद्र सरकार डिसीजन करने में ज्यादा शक्ति रहती है, यानी कि पार्लियामेंट का पूरा इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, यानी कि केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकार के गवर्नरों की भी नियुक्ति करती है। तो ये प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ये क्वेश्चन भी अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिडुअरी पावर वेस्टेड इन सेंटर, सेंटर के अंदर अपशिष्ट शक्तियां होती है जिनका एक्सप्लेनेशन हम आर्टिकल 348 में देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि देश का राष्ट्रपति को एक राइट होता है कि अगर कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस पर कोई इश्यू है तो सुप्रीम कोर्ट से वो क्या करता है, एडवाइस लेता है।
उससे एडवाइस लेगा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये चीज हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पर। तो इसका भी प्रोविजन है आर्टिकल 143 के अंदर। तो आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिडिक्शन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहां से भी आपका बन जाता है एक और क्वेश्चन। तो ये हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है। साउथ अफ्रीका से लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया फिर से एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में, ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बता देता हूं। तो इसका प्रोविजन 368 आर्टिकल के अंदर मेंशन है। अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसमें, तो आर्टिकल 368 में इसको मेंशन किया गया है। दूसरा देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबरों का इलेक्शन कैसे होता है। तो ये प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है, ये प्रोविजन भी हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। लास्ट हम देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है हमारा संविधान के पार्ट 4 में इसको डिफाइन किया गया है, और आर्टिकल 36 से लेके 51 में मेंशन किया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका वर्णन किया गया है संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेके 51 में। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि डीपीएसपी कौन से देश के संविधान से लिया है। तो हम देखते हैं कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर का जो प्रोविजन है। अब हम पहली बात तो ये कि भाई नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर करता कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उभर के आता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता। अब ये 12 सदस्य होते कौन है, ये 12 मेंबर वो होते हैं जिन्होंने साइंस में, ठीक है, साइंस में, सोशल वर्क में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और स्थापत्य कला के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया होता है। तो भारत का राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में निर्वाचित करता है। ठीक है, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का किस तरीके से इलेक्शन होता है, ये प्रोविजन भी हमने कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये तमाम वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं, चाहे वो एसएससी हो, DSSB हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या दिल्ली पुलिस एसआई हो, ठीक है, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं यहां से सोर्स से क्वेश्चन जरूर बनता है। और जितने भी क्वेश्चन थे इसके अलावा मैंने आर्टिकल भी अच्छे से मेंशन कर दिया ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटन एंड ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस है। दूसरा हम देखते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल है, यानी कि भारत का संविधान कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। यानी कि जब भारत का संविधान या कोई भी कानून पास होता है उसको बड़ी कठोरता के साथ लागू किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उस कानून के अंतर्गत या उस कानून में तब्दीली या बदलाव भी किया जा सकता है। इसलिए भारत का संविधान रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के संविधान की एक और खास बात है कि ये सोवरेनिटी पर यानी कि संप्रभुता पर आधारित है, यानी कि संप्रभुता भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। संप्रभु सरकार उस सरकार को बोलते हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग के अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत की एक और विशेषता ये भी है संविधान की कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, भारत का जो संविधान है लोकतांत्रिक गणतंत्र है। और लास्ट हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि भारत का संविधान संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। इसके अलावा भारत में कई और भी विशेषताएं हैं जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, और जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आज 5वीं क्लास में जाके फिनिश होता है। लेकिन मेरा पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहां से चैलेंज करके बोलता हूं कि यहां से एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चे डीएम कोचिंग क्लासेस को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके सामने लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी टॉपिक होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।